गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूँ बल्कि मेरी आवाज़ आपके सामने आ रही है बच्चों। और एक अच्छा लंबा समय बीत गया। त्योहारों का मौसम था और बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया। बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें क्लास 9th की हिस्ट्री को फॉलो किया गया है और मैं अब टर्म 2 के चैप्टर्स को ले रहा हूँ। टर्म 2 के क्योंकि टर्म 1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कहीं पे टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, कहीं पे टर्म 1 का एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप यह मान लीजिए कि टर्म 1 के सिलेबस से अब हमें उतना सरोकार नहीं है। टर्म 2 को हम लोग अभी से अगर तैयार करना शुरू कर देंगे तो बाद में हमें बहुत आसानी होगी। इसलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 9th की हिस्ट्री, और उसका आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो बताई गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बच्चों। और ये जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो अभी तक तुम लोगों ने हिस्ट्री को फॉलो किया है, जहाँ तक हम लोगों को जब बताया जाता है कि भैया तुमको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमारे आँखों के सामने राजा, राजवंश, सामंत, जमींदार, क्रांति, इस तरह और जो घटनाएं, इवेंट्स, है ना, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़, है ना, डेट्स, ईयर, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं बच्चों। लेकिन जो ये इतिहास आप पढ़ने जा रहे हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि हमारी एनसीईआरटी और हमारे इस करिकुलम में इस इतिहास को शामिल किया गया। अक्सर हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम सभ्यता, शहर, उद्योग, परिवर्तन, विकास, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकॉनमी। लेकिन हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इतिहास बनता है, या जिन्हें अगर हम छोड़ दें तो इतिहास अधूरा रहेगा, उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं या उनको उनकी ओर देखना पसंद नहीं करते, या उनको याद नहीं करते, या उनको हम कुछ छोटा समझ लेते हैं कि अरे ये तुच्छ हैं, इनको हम क्या, इसके बारे में क्या पढ़ें, इसके इतिहास के बारे में जानकर हम क्या करेंगे। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं बच्चों। उन उन लोगों को ही, उन लोगों के इतिहास या उन लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो जीवन यापन है, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को ही इस सेक्शन 2 में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में बच्चों। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कभी भी हमारे दिमाग में चरवाहे, जंगल में रहने वाले आदिवासी, अपना भोजन इकट्ठे करने वाले, जंगलों में घूम कर रहने वाले लोग, इनके बारे में तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता। इनको हम मतलब इतिहास में तो कंसीडर, जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हम कंसीडर ही नहीं करते कि अरे, हम सीधे सीधे बड़ी बड़ी घटनाओं पर जोर देते हैं कि वो फलाने क्रांति हुई, वो युद्ध लड़ा गया, वो राजा था, वो महान राजा था, वो महान पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व था, इनके बारे में जानना। लेकिन हम बिल्डिंग या उस भवन के उच्च शिखर की
चमक को तो देखते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे ज़मीन के नीचे धंसे हुए उस खंभे को, उस पिलर को, उस बुनियाद को हम भूल जाते हैं, जिसने कि उस ऊंची मीनार को अपने दम पे खड़ा करके रखा हुआ है। तो बच्चों, ये जो लोग थे जिनको मैंने अभी कहा, पेस्टोलिस्ट या फूड गैदरर्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, है ना, ट्राइबल पीपल, बच्चों ये वही ज़मीन में गड़े हुए खंबे या बुनियाद हैं जिसकी वजह से आज हम हैं, या आज हमारा इतिहास है, या जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस सेक्शन में हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनके परिवर्तनों के बारे में, किस तरह से वो जंगलों में रहा करते थे और जंगल ही उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कुछ पेस्टोलिस्ट थे, यानी चरवाहे, जो पशुओं को चराते थे और उससे अपना लाइवलीहुड कैरी ऑन करते थे, यानी अपना जीवन यापन चलाते थे। और कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर बच्चों यानी जो खाना बदोशी कृषि करने वाले, यानी जंगल में घूम घूम कर कृषि करना, यानी जंगल में गए, जंगल के छोटे से टुकड़े को साफ़ किया, पेड़ वेड़ काटा, ज़मीन को, वहाँ की ज़मीन को एकदम साफ़ सुथरा करके, लेवल करके, बिना किसी मशीन की सहायता से, पारंपरिक तरीक़ों से, प्राचीन जो पारंपरिक तरीके या औजार हैं उनका उपयोग करके ज़मीन को खेती लायक बनाया। खेती की, 1 साल 2 साल खेती की उसमें। जब वो ज़मीन खेती लायक नहीं रह गई, यानी उसकी जो फर्टिलिटी है, नेचुरल फर्टिलिटी, वो समाप्त हो गई, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, तो फिर जंगल के दूसरे भाग में गए, वहाँ फिर पेड़ों को काटा, फिर वहाँ खेती करने लगे। वहाँ खेती की है ऐसे ही 1 साल 2 साल, 1 सीज़न 2 सीज़न जो भी है, और पूरी तरह से जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति होती है, यानी जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है, उसी पे निर्भर, यानी हम उस ज़मीन में, उस मिट्टी में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, यानी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो मिट्टी में शक्ति है, जान है पौधे को बढ़ने बढ़ाने में, उसका उपयोग हमने किया। फिर हमने तीसरी ज़मीन पे हम चले गए, फिर चौथी ज़मीन पे चले गए, फिर घूमकर पहली वाली ज़मीन पे आ गए, है ना, क्योंकि पहली वाली ज़मीन को छोड़े हुए हमें 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तब तक वो प्राकृतिक रूप से मिट्टी जो है रीगेन कर लेगी, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती है। तो इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अक्सर जो है वो ट्राइबल पीपल और ख़ास तौर से फॉरेस्ट रीजन में के लोग जो रहने वाले होते हैं वो किया करते थे। अभी भी कहीं कहीं होता है, बहुत जगह तो इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का विनाश होता है, जंगल काटे जाते हैं, तो इसलिए बहुत जगह अब तो ये नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था। और हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है बच्चों, इसको हर जगह अलग अलग नाम है इसका। जैसे इंडिया में इसको झूमिंग भी बोलते हैं, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह की हुआ करता था, उसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पेस्टोलिस्ट जो चरवाहे थे, किस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र वो अपने पशुओं को चराते चराते ले जाते थे, कई कई 100 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो वहाँ रुकते थे, किसी खास मौसम में वहाँ रुकते थे। फिर जब वहाँ का मौसम जो है उनके लिए अनफिट हो जाता था, या उनके जो कैटल्स हैं, उनके पशु हैं, उनके लिए अनफिट हो जाता था, तो फिर से वो रिटर्न होते थे। तो इस तरह उनकी जो लाइवलीहुड है, और उस लाइवलीहुड को कैरी ऑन करने में जो इकोनॉमिक सिस्टम उनका जो बनता था, उसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। आने वाले 4 और 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कॉलोनियल पावर्स हैं, यानी ख़ास तौर से यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे या हैं, या
थे, हम तो इतिहास की बात कर रहे हैं तो थे शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो वो शक्तिशाली देश जो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों को जिन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और अपनी कॉलोनी बना लिया उसको, किस तरह से उन यूरोपीय शक्तियों ने, उपनिवेशिक शक्तियों ने जंगलों का उपयोग किया और अपने तरीके से जंगलों में नए नए कानून बनाए। उन कानून की वजह से, उन रूल्स की वजह से जंगल और उसके आसपास रहने वाले जो वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो पैस्टोरलिस्ट हैं, उन पर क्या असर पड़ा, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम बच्चों इन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके इतिहास को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा बच्चों। और आप इसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत समझना कि हम कोई बोरिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने मन में लाइए कि हम एक नए तरह के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे। हमारे जो पूर्वज थे बच्चों, कहीं ना कहीं वे लोग हमारे पूर्वज ही थे, क्योंकि हम लोग, जब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 3, 4, 5 में पढ़ा होगा, अर्ली मैन करके पढ़ा होगा। अर्ली मैन यानी आदि मानव। आदि मानव क्या करता था बच्चों? घूमता रहता था, भोजन इकट्ठा करता था। फिर धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, खेती करना सीखा। ठीक है, और फिर उसने एक जगह रहना सीखा, इस तरह करके। तो बेसिकली हम सब लोग वही हैं। तो हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे। हम उनके बारे में नहीं, हम अपने बारे में जानेंगे। आप ये सोचो कि हम अपने बारे में जान रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है और आपको मज़ा आएगा बच्चों। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बच्चों डायरेक्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में पहुंच जाऊंगा। और चैप्टर 4 का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, है ना। फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट सोसाइटी यानी जंगल में रहने वाला समाज, एंड कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है इसको समझा देता हूँ। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश, मैं उसके एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस देश का एरिया छोटा हो यानी क्षेत्रफल छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता वो कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली कहने का मतलब वो कितना ताकतवर है, ख़ास तौर से स्ट्रेटेजिक वे में, रणनीतिक वे में, मिलिटोरियल वे में, है ना। मतलब अगर उसकी सैन्य शक्ति की बात की जाए तो काफ़ी शक्तिशाली होना चाहिए वो देश। और किस तरह से जो शक्तिशाली देश हुआ, जो थे, विशेषकर यूरोप महाद्वीप के, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, उन लोगों ने 19th और 20th सेंचुरी में, है ना, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में लिया। व्यापार के नाम पे वो आते थे, धीरे धीरे उन किनारे के इलाकों, समुद्र के किनारे के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। और फिर उन लोगों ने उस पूरे देश पे कब्जा कर लिया। देश पर कब्जा करके और किस तरह से उन्होंने अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस, अपने नियम कानून और अपनी शासन व्यवस्था ज़बरदस्ती उन देश के लोगों पर थोप दी, लागू कर दी। तो इसको हम लोग ना कॉलोनिज्म बोलते हैं, है ना। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद, यानी अपना उपनिवेश बना लेना, किसी कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेना और उसको अपना उपनिवेश यानी उसको अपनी कॉलोनी बना लेना, है ना। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जब किसी कमज़ोर देश को किसी ताकतवर देश ने अपने कब्जे में लिया, तो वहाँ का जो समाज, ख़ास तौर से जंगलों में रहने वाला या जंगलों के आसपास रहने वाला जो समाज था लोगों का, उन पर क्या प्रभाव पड़ा इस कॉलोनियलिज्म की वजह से, इस उपनिवेशवाद की वजह से बच्चों। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या हमको इसमें पढ़ना है, क्या समझना है ना। तो ये वीडियो बच्चों बस यहीं तक। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपकी कोई कंप्लेन हो, किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो, स्टडी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि बस अब नए नए वीडियोस आपके टर्म 2 है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और आपको नए नए वीडियोस मिलने वाले हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में।
तब तक के लिए गुड नाइट।